चलिए आज हम लोग त्रिभुज के विषय में बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग रेखा कोण का मतलब जो सेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोग सबसे पहले वीडियोज में जो है रेखा मतलब रेखा गणित से परिचय हमने लिया। फिर रेखा गणित में किन किन चीजों की, किन किन आकृतियों के बारे में जानकारियां मतलब की जाती है, उसके विषय में ध्यान आकृष्ट किया। बिंदु, रेखा, किरण, कोण, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना है कि नहीं है। फिर समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद कर रही थी। संगत कोण के युग्म, एकांतर कोण के युग्म, रैखिक कोण के युग्म, इन सभी चीजों को हमने जाना। ठीक है, अब इन सभी चीजों को जानने के बाद बिंदु से रेखा, रेखा से समानांतर रेखा, समानांतर रेखा से तिर्यक कोण मतलब रेखा, फिर कोण को जानने के बाद अब तीसरा जो पॉइंट उत्पन्न होता है, तीसरी पॉइंट जो होती है उसे हम कहते हैं त्रिभुज। जैसा इसका नाम है त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज। और इसको इंग्लिश में ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है। ट्राई मतलब तीन और एंगल, एंगल मतलब कोण, मतलब तीन कोण जिसमें हो, तीन कोण जिसमें हो क्या कहलाता है, त्रिभुज। यहां से भी इसकी परिभाषा निकल रही है और यहां से भी निकल रही है त्रिभुज, तीन भुजा हो जिसमें, क्या हो, तीन भुजा हो जिसमें वह त्रिभुज होता है। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्पेशल परिभाषा हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं सब लोग ध्यान से देखें, लिखने की फिलहाल गरज नहीं है, वीडियो को रोक के लिखिएगा। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करिए तब लिखिए, यानी तो पहले लिख लीजिए तब समझिए। क्योंकि गणित के यह मतलब क्या है कि गणित की यह कंटेंट है, गणित के कंटेंट को याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि मेरे क्लास में आपको रटने की गरज नहीं है, समझने की गरज है। यहाँ रटना मना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप समझ लीजिएगा तो आप खुद ब खुद परिभाषा बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं त्रिभुज की, जैसे मैं बात करूं कि त्रिभुज की, अगर मैं त्रिभुज की परिभाषा की बात करूं तो आप लिख सकते हैं यहां कि वह ज्यामितीय या नहीं, ज्यामितीय लगाइए, ज्यामितीय या क्षेत्रमितीय भी कह सकते हैं आप। वह ज्यामितीय या क्षेत्रमितीय आकृति, थोड़ा मेरे द्वारा बनाई गई परिभाषा थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगी, बड़े लेवल की होगी, ऐसी होगी जो 10th मतलब लेवल तक काम करेगी और आगे भी भविष्य में यदि आप कुछ करने वाले हैं तो वहां तक काम करेगी। वह ज्यामितीय या क्षेत्रमितीय आकृति जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण, ठीक है, तीन शीर्षलंब, तीन माध्यिका, ठीक है। और कुछ आप लोग भी याद दिलाइए। वह ज्यामितीय आकृति जिसमें तीन भुजाएं तो लिख चुके हैं हम, तीन कोण, तीन शीर्षलंब, तीन माध्यिका, क्या हो, ठीक है। और कुछ तो नहीं ना छूट रहा है इसमें, और कुछ छूटेगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे ही भाई। क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। वैसे तो सिर्फ आप इतना ही बोल दीजिएगा, आप सिर्फ इतना ही बोल दीजिएगा कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन कोण हो, तीन भुजा वगैरह वगैरह हो, तब भी हो जाएगा। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, तब भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अलग बना सकते हैं आप कि वह ज्यामितीय आकृति है, वह क्षेत्रमितीय आकृति। अब यहाँ पर ज्यामितीय और क्षेत्रमितीय के अर्थ में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा इसको देख लेते हैं पहले कि ज्यामितीय क्या कहलाता है और क्षेत्रमितीय क्या कहलाता है। चलिए इतना आप उतार लीजिए, ठीक है। तो देखिए बाद में आप लोग उतारिएगा, उतारिएगा अभी, हाँ ठीक है। चलिए पहले मतलब पूरा किया जाए, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग ज्यामितीय और क्षेत्रमितीय की बात कर लेते हैं कि ज्यामितीय क्या होता है और क्षेत्रमितीय क्या होता है। पहले ये दोनों जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आकृतियां जो है दो प्रकार की होती हैं, दो तरीके से बांटी गई है उनको, एक ज्यामिति के आधार पर और एक क्षेत्रमिति के आधार पर। तो ज्यामिति का मतलब देखिए,
ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब हो गया, ज्या का मतलब होता है कोण, अब मिति मतलब मापन। कोण मापन के तौर तरीके से, कोण मापन के तौर तरीके से जिस गणितीय आकृति को देखा जाता है या समझा जाता है वह क्या कहलाता है? ज्यामितीय आकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्यामितीय आकृति कहलाता है। किसी को दिक्कत नहीं? तो उसे क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ज्या मतलब कोण की मापने के तौर तरीके के हिसाब से जिसके बारे में बात की जाती है वह ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे कि आप लोग भी पढ़ते होंगे, आप लोग भी पढ़ते होंगे जब किताब में, तो एक अलग त्रिभुज दिया होगा चैप्टर में, जैसे कि हीरोन का क्षेत्रफल जो दिया होगा आपको, दिया ना हीरोन का क्षेत्रफल, इसमें भुजाओं का मान लेकर के क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसमें लंब मतलब कुछ डेटा दिया होता है, कुछ डेटा के माध्यम से कुछ उसका माप दिया गया होता है और उस माप के माध्यम से आप क्षेत्रफल निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा। और अब क्षेत्रमिति की पहले बात करते हैं, पहले क्षेत्रमिति की बात करते हैं, तब समझ में आएगा आपको। क्षेत्रमिति, इसमें क्या होता है? क्षेत्र को मापने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। अगर इसकी परिभाषा बनानी हो, तो आप बना सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी भी क्षेत्रीय स्थिति के लंबाई चौड़ाई के अनुदिश मापने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है क्षेत्रमिति में आपको आएगा, जैसे कि एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी और इसकी भुजा दे रखा है 5 5 5, तो यह समबाहु त्रिभुज हो गया। तो जब यह समबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर पर, तो यह क्या हो गया कि कुछ डेटा इसका निकला, कुछ मात्रा निकला, कुछ इसका अनुमान निकला कि हाँ इसकी मतलब क्या हो रही है। सुने बात कि कुछ यह अस्पष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ यह अस्पष्ट हो रहा है। यह 5-5 मीटर का या 5-5 cm का या 5-5 किलोमीटर का एक त्रिभुज है या कोई त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसकी क्षेत्रफल जो है इतने हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ डेटा दिया गया है, उस डेटा के माध्यम से इसको मापा जा रहा है और उसके मापने के माध्यम से इसका क्षेत्रफल या इसका परिमाप निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके का जहाँ पे गणित बनता है, इस तरीके के गणित जिस चैप्टर के माध्यम से बनाया जाता है उस चैप्टर को क्या बोलते हैं? हम ज्यामिति बोलते हैं। सॉरी क्षेत्रमिति बोलते हैं। और जहाँ 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 त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, ए बी सी दे रखा है, ए है, यह भी ए है और यह भी ए है, ठीक है ना, तो ए है तो सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। अब इसके माध्यम से इसमें कहा जा रहा है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। जब सब भुजाएं बराबर होंगी तो बराबर भुजाओं के बीच जो है बना हुआ कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो जब बना हुआ कोण भी आपस में बराबर होगा तो ये तीनों कोण मिलकर के 180 होते हैं। मतलब त्रिभुज के गुण, जो उसके गुण है, जो उसके ज्यामिति के आधार पर कोण, देखिए इसमें कोण का जिक्र आ गया नहीं आ गया? यहाँ पे क्षेत्रफल निकला तो सिर्फ भुजा से निकल गया, सिर्फ क्षेत्र से ही इसका काम हो गया, लेकिन यहाँ पे कोण की स्थिति आ गई। तो ज्यामिति में क्या होता है कि कोण की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसको भी मतलब क्या है कि क्लास उस चैप्टर में उस बातों में संलग्न करते हुए जिस गणित को पढ़ने की कोशिश की जाती है वह ज्यामिति गणित कहलाता है। इसीलिए मैंने लिखा कि त्रिभुज वह ज्यामिति या क्षेत्रमिति आकृति है जिसमें ऐसे ऐसे होता है। तो त्रिभुज जो है दो प्रकार की आकृतियों में लिया जाता है। एक त्रिभुज होता है जिसे हम क्षेत्रमिति के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक त्रिभुज होता है जिसे हम ज्यामिति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस त्रिभुज का इस्तेमाल हम क्षेत्रमिति के लिए करते हैं उस त्रिभुज में हम उसकी भुजाओं के माध्यम से उसके परिमाप, उसकी परिमिति, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका शीर्षलंब निकालते हैं, कुछ डेटा दिया गया रहता है, कुछ मात्रा दिया गया रहता है, उस मात्रा के आधार पर हम कुछ क्षेत्रफल संख्याओं के मान में निकालते हैं। जो स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है वह क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है और जो अस्पष्ट होता है, अब इसमें कोई स्पष्ट नहीं है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं कि एक जगह पे क्या हो सकता है, बस इतना स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी भुजाएं समान होंगी। जब समबाहु त्रिभुज है, जब भुजाएं समान हैं तो उसके कोण भी समान होंगे। जब कोण समान है तो टोटल तीनों कोणों का मान 180 है तो एक कोण निश्चित रूप से 60 डिग्री का होगा। जब भुजा समान है तो उसके सभी शीर्षलंब आपस में समान होंगे। जब भुजा भी समान है तो उसके सभी माध्यिकाएं जो आपस में समान होंगी। ये निश्चित है, मतलब ये चीजें निश्चित है, लेकिन कितना होगा यह निश्चित नहीं है। इसलिए इसको ज्यामिति के अंतर्गत रखा जाता है और इसको अस्पष्ट गणित के अंतर्गत भी रखा जाता है। समझ गए? इतनी बात आगे समझ गए सबको? तो आप समझ गए
आपने क्या क्या देखा, त्रिभुज की परिभाषा को देखा, और जो त्रिभुज की परिभाषा में जो ज्यामिति नामक शब्द आया और जो क्षेत्रमिति नामक शब्द आया उसको आपने देखा। ज्यामिति का और भी बहुत सारा उपयोग है। ज्यामिति के तहत ही आप जो है निर्देशांक ज्यामिति भी बनाते हैं। निर्देश किया हुआ अंक जो आप दिखाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति जो हमने आपको पढ़ा रखा है। अभी 10वीं क्लास का जब चैप्टर आएगा तो अभी तो 10वीं क्लास का नहीं चला है निर्देशांक, नहीं चला है, तो 10वीं क्लास का जब निर्देशांक आएगा तो वहां भी पढ़ाया जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो भी बातें होती हैं वह इसी के अंतर्गत भी आता है। इसके अलावा जो है आप जो है क्या करते हो, ग्राफ पेपर पे जो आप एक्स वाई का वैल्यू पुट करते हो वो भी इसी के माध्यम से आएगा। इसके अलावा जो है चाल दूरी समय ग्राफ के माध्यम से, जो तुम 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ते हो, चाल वेग वाला समय मतलब चाल वाला चैप्टर के माध्यम से गति वेग वाला चैप्टर पढ़े हैं, उसमें भी ज्यामिति अर्थात ज्यामिति का क्षेत्र क्या है, विस्तारित है। इसके अलावा ज्यामिति का क्षेत्र जो है एरोप्लेन वगैरह जो हवाई जहाज जो उड़ती हैं आकाश में, वहां भी ज्यामिति के प्रयोग के तहत कार्य किया जाता है। इसके अलावा ज्यामिति का प्रयोग जो है समुद्री जहाजों का प्रयोग जो नेवी के जवान जो है समुद्र में करते हैं या यात्रा करने के लिए किया जाता है जहाज में, वहां भी होता है। तो अभी आप छोटे लेवल की बात मतलब 9th-10th लेवल के आप लोग हैं तो 9th-10th लेवल की बातें को समझिए, ज्यादा ऊपर तक जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऊपर तक जाइएगा तो नीचे वाली चीजें कम हो सकती हैं। तो समझ गए आप लोग बात, क्या क्या समझे, ज्यामिति का उपयोग भी देखें और क्षेत्रमिति का उपयोग भी देखें। और सुनने से, अच्छे से सुनने से आपके दिमाग में बातें क्या होंगी, रहेंगी और आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। और इसको ना भूलें इसके लिए आप इसका जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही खूबसूरत नोट्स बनाइए और वैसे ही खूबसूरत नोट्स बना करके उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे त्रिभुज के एकदम छोटे पहलुओं से। अब त्रिभुज के में हमने देखा कि 3 भुजा वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो अब 3 भुजा कहाँ है, 3 कोण कहाँ है, 3 शीर्ष लंब कहाँ है, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तैयार है आप लोग, अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, मतलब दिमाग मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कि दिमाग में सेट हो जा रहा है बात। तो इस बात को यदि सेट रखे रहना है आपको, तो आपको फिर से जाके घर पर भी देखने होंगे, समझने होंगे, समझ गए बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमने त्रिभुज की परिभाषा जो दिखाई है, हम एक और चीज आपको बताते हैं। देखिए रेखा कोण में जो भी बातें होती हैं, रेखा कोण में जो भी बातें होती हैं उसके 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 पहलू होता है। जैसे कि हमने त्रिभुज का ही बात किया है तो इसके 2 पहलू हैं। एक है उसके शाब्दिक पहलू, शाब्दिक पहलू अर्थात शाब्दिक पहलू के अंतर्गत हमने कहा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। शब्दों से हमने दिखाने की कोशिश किया, शब्दों से आपको परिभाषा बताने की कोशिश किया। और दूसरा होता है, ये देखिएगा ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी, ये सब मेरा तरीका है पढ़ाने का। अब आप किताब में ढूंढिए कि 2 पहलू होते हैं तो पहलू कहाँ से है या वगैरह वगैरह, तो ये किताब में आपको नहीं मिलेगा। मेरा मतलब तरीका है, मेरा ढांचा है समझाने का कि मैं कैसे बच्चों को समझाता हूँ कि बच्चों के दिमाग में बातें रह जाती है। और दूसरी पहलू होती है चित्रात्मक पहलू, चित्रात्मक पहलू मतलब चित्रों के माध्यम से जो पहलू है, तो चित्रात्मक पहलू की हम बात करेंगे। शाब्दिक पहलू के विषय में तो हम बात कर चुके हैं। तैयार है आप लोग, मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, ऐसा मतलब क्या है कि लग रहा है कि जल्दी से बताएं, थोड़ा जल्दी, क्यों बात में इधर उधर कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए इतना मिस हो जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। चलिए चित्रात्मक पहलू, ठीक है, चित्रात्मक पहलू अर्थात चित्र के माध्यम से क्या है भाइयों, त्रिभुज है। हमने कहा कि 3 भुजा है, तो अब देखिए 3 भुजा कहाँ कहाँ है, ए बी, देखिए शीर्ष छूट गया, उसमें हमें लिखना चाहिए था कि 3 शीर्ष भी होते हैं। आप मेंशन कर लीजिएगा, जो त्रिभुज की परिभाषा बनी है वहां आप लिख लीजिएगा 3 शीर्ष। 3 शीर्ष, कितने शीर्ष, यह शीर्ष है, क्या है, शीर्ष। याद रहेगा, भूल जाइएगा, लिख भी देते हैं हम, शीर्ष लिखे थे। अच्छा चलिए, शीर्ष हो गए ए बी सी, किसी को दिक्कत नहीं। अब भुजा कहाँ है, तो ए बी एक भुजा है, ए सी एक भुजा है और बी सी एक भुजा है। तीनों ऐसे डैश देने का मतलब है, ऐसे डैश देने का मतलब है कि तीनों बराबर है, ठीक है। जब कहीं किताब में ऐसी चीजें दी गई हो तो आपको लगना चाहिए कि ये तीनों क्या है, बराबर है। भाइयों ध्यान से, पूरी ताकत पूरी क्षमता के साथ हम आपको बताने वाले हैं, और आप जो है
पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ इसको समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ए बी, ए सी और बी सी, ठीक है। अब जब भुजा इसमें 3 हो गए, एक हो गया आपका ए बी, दूसरा हो गया आपका भुजा फर्स्ट लिख लीजिए, भुजा सेकेंड हो गया ए सी बी सी, ठीक है। तो अब जब ए बी आप कह सकते हैं तो इसको बी ए कह दिए तो कोई तकलीफ नहीं ना, एकदम ध्यान से भाइयों, आपके दिमाग में बैठा देंगे आज हम, पक्का गारंटी के साथ बैठा देंगे। त्रिभुज के लगभग 2 से 3 क्लास लगेंगे, 2 से 3 क्लास में त्रिभुज धुआं धुआं हो जाएगा और इतना जबरदस्त आपको कंटेंट देंगे, इस कंटेंट के आधार पर आप अपने 9 10 का त्रिभुज धुआं की तरह उड़ा दीजिएगा। आपको सिर्फ मेरे पास अगर आना भी है, मुझसे समझना भी है, तो सिर्फ आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी कि ऐसे करो ऐसे करो। जैसे कि थेल्स पर में दिया है तो चलो एक मतलब त्रिभुज खींचो, उसमें लाइन खींचो और देखो, नियम देखो, समझ में आ जाएगा। तो आपको मेरे पास आने की गरज भी नहीं पड़ेगी, इतना जबरदस्त मैं कंटेंट दूंगा। बशर्ते अभी नया चैप्टर है, अभी तक आप लोग इसको मतलब बचपन से 6 7 वगैरह से पढ़े होंगे तो आप खुद से बना भी सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार अगर 10th में पढ़ रहे हैं, पहली बार अगर 9th में पढ़ रहे हैं तो आपको मुझसे मतलब मिलना पड़ेगा। नहीं तो मेरे 2 से 3 क्लास में जो है त्रिभुज इतना जबरदस्त तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बालक या बालिका इस क्लास में ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वे लोग इधर उधर देख रहे हैं तो इधर उधर ना देखें, कृपया करके आप इस पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से आपकी जिंदगी संवरने वाली है, आपकी तकदीर बदलने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि इसी में आपका सारा जीवन का फलसफा है। एक बार यह निकल जाएगा बाबू तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो ए सी, तो ए बी को आप बी ए भी कह सकते हैं, उसी प्रकार ए सी को आप क्या कह सकते हैं? गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए बी सी को क्या कह सकते हैं? सबको आ रहा है बात समझ में? कोई ऐसा बालक या बालिका किसी को दिक्कत हो रहा हो, पीछे जो लोग बैठा है वो लोग उन मतलब भाइयों को परेशान होने की गरज नहीं है। वीडियो अपलोडेड हो जाएगा, आपको समझ में एक बार में नहीं आया तो 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, 4 बार देख लीजिएगा, 10 बार देख लीजिएगा, आपको जितना मन करे उतना देख लीजिएगा। ठीक है, अगर उससे भी समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो क्या चीजें आपने देखा? त्रिभुज के शीर्ष आप देख चुके हैं, त्रिभुज के भुजा आप देख चुके हैं। अब बारी है त्रिभुज के कोण की। किसकी बारी है? त्रिभुज के कोण की। तो इसको क्या बोलते हैं? कोण ए बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कोण सी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कोण ए। कोण ए बोला जा सकता है, कोण बी बोला जा सकता है, कोण सी बोला जा सकता है। अब इसको जो है 3 तरीके से पढ़ने के लिए हमने आपको सिखाया था, बताया था 3 तरीके से पढ़ने के लिए। जैसे भुजा 2 तरीके से हो रही थी तो वैसे बी ए सी, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं कोण। कोण ए को आप कोण बी भी कह सकते हैं, फिर कोण सी ए बी भी कह सकते हैं। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं ना? फिर कोण बी कह सकते हैं। कोण बी को क्या बोल सकते हैं? बोलिए। और ठीक है, कोण सी को क्या बोल सकते हैं? ए सी बी। समझ गए जी? अब देखते हैं शीर्ष लंब को। शीर्ष लंब मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेखा कोण ही नहीं, मतलब किसी भी तरीके के पठन पाठन के कार्यों में जैसा नाम है वैसा उसका अर्थ भी होता है। समझ गए? तो अगला बारी है शीर्ष लंब की। किसकी? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब की, या सिर्फ लंब भी इसको कहा जाता है कहीं कहीं। तो जैसा इसका नाम है शीर्ष लंब, ठीक है, तो आप पढ़े होंगे लंब पढ़े हैं, लंब पूरक पढ़े हैं ना? लंब पूरक का मतलब क्या हुआ? जो 90 डिग्री के साथ जिसका संबंध हो। किसके साथ संबंध हो? 90 डिग्री के साथ। यहाँ शीर्ष ए से कोई एक रेखा खींची जाए जो सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाती हो, क्या कहलाती है? शीर्ष लंब। तो एडी क्या हो गया? इसका शीर्ष लंब हो गया। क्या हुआ? शीर्ष लंब हुआ एडी। एडी क्या हुआ? शीर्ष लंब हुआ। ध्यान दीजिएगा,
अब थोड़ी सी बातें जो, ये तो अभी छोटी बातें थी, लेकिन अब थोड़ी सी बातें जो थोड़ा सा लेवल में आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ से बी 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 अगर मैं डालूं, ई डाल दूं या एम डाल दूं, हमारी मर्जी, या खुद आपका नाम लिख दूं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बी ई दूसरा सिस्लम हो गया। फिर यहां से सी से मैं अगर डालूं सी एफ, तो यह तीसरा सिस्लम्ब हो गया। अब नया यहाँ पे एक नए चीजों का रचना हुआ, जो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, लंब केंद्र। क्या कहेंगे, लंब केंद्र। अब यहाँ से परिभाषा बन सकती है, यदि आपसे कोई पूछे कि लंब केंद्र किसे कहते हैं, कोई पूछे आपसे कि लंब केंद्र किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, बताइए तो, चित्र में देख करके बताइए तो, शाब्दिक परिभाषा इसका बताइए, शाब्दिक प्रारूप, शाब्दिक प्रारूप इस चित्रात्मक रूप से बताइए। चित्रात्मक रूप से शाब्दिक और शाब्दिक रूप से चित्र, ये दोनों का विश्लेषण जब समावेश कीजिएगा, समायोजन कीजिएगा, तो आपके दिमाग में बातें ज्यादा देर तक ठहरी रहेंगी। बताइएगा थोड़ा एक बार, लंब केंद्र की परिभाषा आप क्या बनाइएगा। कोई बालक या बालिका खड़ा होकर बोलिए, कोई बालक जो बोलना चाहता है खड़ा होइए पहले एक बार। गुड। और भी कोई बोलना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। अगर गलत भी हो तो क्या, क्लास बच्चे गलती ना करेंगे तो क्या सर जी लोग गलती थोड़ी करेगा। अब आजकल के जमाने में तो सर जी लोग भी गलती कर रहा है, बच्चे तो बहुत, अभी तो बच्चे ही हैं भाई। चलिए ठीक है, तो जो लोग बताना चाहता है बोलिए भाई, आप बोलिए तो शुभजीत। तीन रेखाएं एक बिंदु पे कटती हो तो उसे लंब केंद्र बोलिएगा आप। अच्छा आप बोलिए। किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब द्वारा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद तीनों रेखाएं करती है उस केंद्र को शीर्ष लंब केंद्र। देखिए भाइयों, तीन रेखाएं कैसे, तीन रेखाएं नहीं, आपका तो सरासर गलत हो गया। और आप थोड़ा सा एक बार और बोलिए। हाँ, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो उसे लंब, तो शीर्ष प्रतिच्छेद थोड़ी कर रहा है, शीर्ष लंब ना प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पे कटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। ऐसे परिभाषा नहीं बना सकते हैं आप। बैठिए बैठिए, अब सारी परिभाषाओं को मैं बनाऊं और मैं लिखूं बोर्ड पे, तब आप उसको उतारिएगा तो फिर क्या फायदा हुआ। जब आपका बौद्धिक विकास नहीं हो सका, तो जब आपका बौद्धिक विकास नहीं हो सका, तो आपकी भाषा के विकास होने से क्या फायदा, बताइए। दिमाग का विकास जरूरी है, कॉपी का विकास नहीं है। दिमाग का विकास होना चाहिए, कॉपी का विकास विनाश है। आप कॉपी में लिख लेते हैं, आप बहुत चीज कॉपी में लिख चुके हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में है नहीं है, तो फिर वो विकास नहीं है। कॉपी में इसलिए लिखा जाता है कि जो जिस चीज को हम समझ लिए हैं, जिस चीज को अपने दिमाग में हम रख लिए हैं, वह चीज क्या हो, कि वह चीज दोबारा रिवीजन हो जाए। समझ गए। चलिए, तो सबको बातें समझ में आ गई। तो शीर्ष लंब किसे कहते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब बोलते हैं। बोलिए मेरे साथ, याद करा देते हैं हम आपको यहीं पे थोड़ा बहुत, और आप घर पे जो है क्या है कि इसको लिख लीजिएगा और फिर से पढ़ लीजिएगा। बोलिए मेरे साथ, बोलिए धीरे धीरे बोलिए, कस के, ज्यादा तेज मत बोलिए, क्योंकि आप लोग इतना आदमी की संख्या में है, आप कस के बोलिएगा तो भाई क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्या है कि मतलब जिस चीज से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बेचारा ही परेशान हो जाएगा, आवाज आपका बर्दाश्त ना कर पाएगा, इतना ही धीरे धीरे बोलिएगा, ठीक है। तो बोलिए, किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। अब आगे शीर्ष तीन, अब आपको पता है कि त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब होंगे, मैंने आपसे परिचय करवा दिया है। तो अब तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं या जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार माध्यिका भी है। अब शीर्ष लंब के विषय में आप लिख दें, नाम लिख दें, एडी बीई और सी एफ। ठीक है, मान लीजिए जब लंब है तो 90 डिग्री कोण ही रहेगा, समझ गए। अब हो गया ही। अब इसके अलावा
इसके अलावा लंब केंद्र, लंब केंद्र, लंब केंद्र क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, यहां तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आगे बढ़ा जाए, बोलिए। समझ में आ रहा है सबको? अभी तो ऐसा लग रहा होगा सब दिमाग में बैठ गया, लेकिन जैसे हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है ना, वैसे ही आपके दिमाग से भी मिट रहा होगा। अर्थात इसको मिटने नहीं देना है, इसको भूलने नहीं देना है अपने दिमाग को। इतनी बार इस पर, इतनी बार मतलब कलम घिसने हैं, इतनी बार इस पर अपनी मतलब क्या है कि इतना इस पर ध्यान देना है, इतनी बार इसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है, कि ये जो कंटेंट है ये आपके डीएनए में शामिल हो जाए। यदि आप किसी भी तरीके से हो तो आप तुरंत 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 सब बना दे। ठीक है, इतना कलम घिसिए, इतना मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने से क्या होता है, मेहनत करने से ही जिस चीजों को हम जान रहे होते हैं उसमें निखार आता है। जो जितनी बार मेहनत करता है उतना ही उसमें निखार आएगा। मेहनत करने से, क्या करने से? मेहनत करने से। चलिए, बार बार करने से, बार बार प्रयास करने से, निरंतर करने से। कछुआ जीत गया खरगोश से निरंतर प्रयास के कारण, जबकि वह खरगोश से क्या था? कमजोर था, फिर भी जीत गया ना। कहानी सुने हैं? चलिए आइए, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे? माध्यिका। गुड गुड, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया। चलिए, अब त्रिभुज हो गया आपका। अब माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका की बात करते हैं कि माध्यिका होता क्या है। माध्यिका, ठीक है, तो देखिए माध्यिका भी शीर्ष से ही निकलती है। माध्यिका भी शीर्ष से ही निकलती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह 90 डिग्री पे कटेगी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। AM BN CP, माध्यिका एक ऐसी रेखा है, माध्यिका जैसे कि मान लीजिए इसके नाम में ही है माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य जोड़ इकाई, मतलब मध्य इकाई, मतलब बीचों बीच से काटने वाली रेखा। तो इसकी परिभाषा बनती है कि वह रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से निकलकर सामने वाली भुजा को वाली लिखिए, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि 90 पे होगी, और कोई जरूरी नहीं है कि नहीं होगी। हो भी सकती है, 90 की हो भी सकती है और 90 की नहीं भी हो सकती है। कोई लिमिट नहीं है इसका कि होगी। कोई जरूरी नहीं है कि ये 90 का होगा ही, और कोई जरूरी नहीं है कि 90 की नहीं होगी। अर्थात 90 का हो भी सकता है और 90 का नहीं भी हो सकता है। इस कंटेंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत एक सवाल बनता है, और आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं उस सवाल के माध्यम से अभी जांच हो जाएगा। अभी हम जांच करेंगे आपका, ठीक है, कि आप समझे हैं कि सिर्फ ऐसे ही जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो वह रेखा जो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर खंडों में बांटती है, अर्थात BM बराबर हो जाएगा MC के, ठीक है, AN बराबर हो जाएगा NC के, और AP बराबर हो जाएगा PB के। संकेत आपको समझ में आ रहा है ना? इन संकेतों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सभी संकेतों के माध्यम से आप अपने त्रिभुज को भेदने वाले हैं। अगर ये सभी चीजें आपको नहीं समझ में आया तो आपका त्रिभुज कभी भेदा नहीं जाएगा, और आप उसमें सिर्फ भैया भैया और सर जी चिल्लाइएगा, दूसरा कुछ आपसे होगा नहीं। इसलिए आप जो है ध्यान से बातों को समझते रहिए। मैंने आपसे कहा है ना, मैं फिर आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इतना जबरदस्त कंटेंट होगा यार, 2 से 3 दिन के अंदर त्रिभुज की इतनी जबरदस्त क्वालिटी आपके अंदर भर दी जाएंगी कि आप जो है अगर ये तीनों क्लासेस को यदि कंट्रोल में ले लेते हैं तो आपको मेरे पास आने की गरज नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, मतलब आने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन किसी दूसरे चैप्टर के लिए भाइयों आना तो पड़ेगा ही। नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया, इतना हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि माध्यिका मतलब होगी। अब इसको लिखना पड़ेगा ना,
जैसे जैसे चित्र में AM, ठीक है, BN, C, समझ रहे हैं। अब यहाँ भी एक केंद्र है यार, इसका क्या नाम दिया जाएगा भाई? क्या नाम दिया जाएगा? केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? बहुत सारा नाम है, केंद्रक बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, मध्य केंद्र बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। गणित की और साइंस की तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक चीजों का नाम बहुत सारा है और आपको लंब केंद्र पता है, सॉरी आपको जो है गुरुत्व केंद्र पता है, आपसे कोई मध्य केंद्र पूछ दिया तब आप कहिए कि जा ये क्या हो गया, ये तो मध्य केंद्र हम जानते ही नहीं है। जबकि यदि आप भेजा चलाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य केंद्र कैसे हुआ, जब माध्यिका से मतलब निकला है तो मध्य केंद्र ही होगा। गुरुत्व केंद्र है गणित की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में इसको गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। गुरुत्व केंद्र मतलब गुरुत्व, गुरुत्व के क्या मतलब हुआ कि क्या है कि गुरु मीन्स होता है बड़ा, और गुरुत्व केंद्र बड़ा केंद्र, सबसे मजबूत केंद्र यही है। मतलब ये ABC तीनों ऐसी रेखा है, तीनों ऐसे बिंदु है जहां से यह बिंदु जो है सबको बराबर तरीके से मजबूत तरीके से पकड़ा हुआ है, इसीलिए इसको गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। फिजिक्स में इसको पढ़ा जाएगा गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर में, जब पढ़ा जाएगा 9th में तब समझ में आएगा कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो इसको गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है, मध्य केंद्र भी कहा जाता है, माध्यिका केंद्र भी कह सकते हो, केंद्रक भी कह सकते हो, केंद्रिका भी कह सकते हो, ठीक है। किसी को दिक्कत आगे यहाँ तक बातें समझ में। अब आप हमको एक सवाल बताइए, इसके ऊपर अब एक सवाल बनाना चाहते हैं हम, क्योंकि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया अब ये पता चले, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सवाल है कि सभी, क्या लगाना पड़ेगा ना भाई, क्या सभी माध्यिका शीर्षलंब होती हैं? चलिए बताइए, ऑप्शन में हाँ, नहीं, AB एवं नन। बताइए तो, कारण सहित बताना है, कारण भी देना है, कारण भी बताना है। कारण सभी माध्यिका शीर्षलंब होती हैं। अभी बात हुआ, आपने माध्यिका को भी पढ़ा है। जो भाई बहन लोग खड़े नहीं हो सक रहे हैं, मतलब जो लोग नहीं बता पा रहे हैं, 2 4 5 मतलब 10 आदमी, ठीक है, वे लोग घबराए नहीं, तनिक भी मत घबराएं। पहली बार कुछ भी नहीं होता अच्छे से। यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे माध्यिका वगैरह को तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब आप इस चीज को अभी पढ़ लीजिए, फिर जाके घर पे एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर एक बार लिख लीजिए, तब आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आप निरंतर प्रयास करिए, मेहनत करिए, कछुए की तरह मेहनत करिए, खरगोश से जरूर आप जीत जाइएगा। चलिए मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बताइए। नहीं, सभी माध्यिकाएं शीर्षलंब नहीं हो सकती हैं। जो लोग नहीं बोल रहा है वो लोग बैठ सकता है। चलिए आप बताइए लोग, A और B दोनों, मतलब सभी माध्यिकाएं शीर्षलंब होती हैं। A B दोनों जो लोग कर रहे बैठिए। सभी माध्यिकाएं शीर्षलंब कैसे होंगी? अब हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो थोड़े जब सभी लगा दिया गया है तो ध्यान दीजिए, समझिए। क्या सभी माध्यिकाएं शीर्षलंब होती हैं? नहीं, डेफिनेटली नहीं। सभी माध्यिकाएं शीर्षलंब नहीं होती है। और यदि मैं यहां से सभी निकाल लूं और बोलूं कि क्या माध्यिकाएं शीर्षलंब होती हैं, तब आपका जवाब होगा AB। अब इसकी मतलब को समझते हैं कि सभी माध्यिकाएं शीर्षलंब कैसे नहीं हो सकती हैं। समझ, हम तो बता ही चुके हैं, अभी तो पीछे यही बात हुआ है कि सभी माध्यिकाएं शीर्षलंब नहीं होंगी, तो क्यों नहीं होंगी आप बताइए। पहले आप कोई बताइएगा कि सभी माध्यिकाएं शीर्षलंब क्यों नहीं होंगी। चलिए गुड, बताइए बताइए, टेंशन मत लीजिए, मेहनत कीजिए। आपके गलत जवाब देने से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों की गलतियों में ही उनके आगे बढ़ने का मतलब रास्ता दिखाई देता है। क्योंकि आप गलती कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो, वहां से आपका सुधार किया जाएगा। जब कोई गलती करेगा तभी उसकी गलती पकड़ में आएगी। अब जो कोई कुछ करेगा नहीं, ना सही करे ना गलती करे, खाली बैठे रहे, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? सुन रहे हैं बातों को?
अब किसी को कुछ ना कुछ समझ में आएगा तभी तो बोलेगा ना भाई। चलिए आप बताइए। जब एबी पर लंब डालेगा तो 90 डिग्री का हो भी सकता है, नहीं हो सकता। बोलिए। शीर्ष लंब जब सिर से करता है तो 90 डिग्री कोण बनाता है, और माध्यिका जो होता है 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्पष्ट कीजिए भाई, तो फिर इसी में वो लाइन जोड़ दीजिए कि हाँ ठीक है, जब 90 डिग्री कोण बनाएगा तो माध्यिका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात यहाँ पे सभी आप माध्यिका लगाए थे तो सभी माध्यिका तो शीर्ष लंब होंगे नहीं, कोई कोई माध्यिका शीर्ष लंब हो जाएगी, कोई कोई माध्यिका शीर्ष लंब नहीं होगी। तो कोई कोई, जब सभी नामक शब्द लगा है तो नहीं हो सकता है आंसर। चलिए आप सभी लोग का भी यही सोच होगा। ठीक है, बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए कि क्या सभी ना लिख करके सिर्फ शीर्ष लंब में लिखें। क्या शीर्ष लंब को माध्यिका कहा जा सकता है? क्या सभी शीर्ष लंब को माध्यिका कहा जा सकता है? बताइए। सभी शीर्ष लंब को माध्यिका कहा जा सकता है? बोलिए जनाब। मुझे ऐसा है यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जो हम बताना भूल गए हैं। देखते हैं, फिर अभी बात हो जाएगी। मान लीजिए हम लोग भी मशीन थोड़े ना है कि पूरा टेप किए हैं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर छूट जाता है। तो ठीक है, अभी तो अनुभव पे होगा, और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा पढ़ाने का तो और भी बेहतर हो जाएगा। बताइए बालक, आप बताइए, चंदी आप बताइए। हाँ, सभी शीर्ष लंब आपके हिसाब से माध्यिका है? ठीक है, तो सभी शीर्ष लंब जो लोग कह रहे हैं कि माध्यिका है वो लोग बैठ जाइए। देखिए, मुझे यही आशा थी आपसे कि आप यही करिएगा, क्योंकि हमने वो चीज बताया ही नहीं था जो इसमें बताना था। इसका देखिए, इसका राज है सभी। मैं फिलहाल आपको आंसर बताना चाहता हूँ कि शीर्ष लंब को माध्यिका कहा जा सकता है। शीर्ष लंब को माध्यिका कहा जा सकता है। ठीक है, तो यह भी हाँ हो सकता है, ना हो सकता है। और अगर सभी लिख देते तो डेफिनेटली नहीं होता। क्योंकि पूछिए क्यों होगा? क्योंकि माध्यिका का जो गुण है वह यह है, माध्यिका में हमने क्या लिखाया है कि बराबर भागों में बांटेगी, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगी। लेकिन शीर्ष लंब में ऐसा कोई बातें हमने नहीं बताया था। शीर्ष लंब में हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि लंब जो है सामने वाली भुजा को बराबर बांटेगी कि अबराबर बांटेगी, कैसा बांटेगी हमने आपको नहीं बताया था। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि शीर्ष लंब जो है सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट भी सकती है और नहीं भी बांट सकती है, उसकी अपनी मर्जी है। अगर समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब डाले गए होंगे तो वो बराबर भागों में बटेंगी। अगर यह त्रिभुज समबाहु होगा, भुजा दोनों अगर बराबर होगा तो अब क्या होगा कि ये बराबर भागों में बटेंगी। और यदि यह त्रिभुज अधिक कोण हो जाएगा, यदि यह त्रिभुज विषम कोण हो जाएगा, तो वहां पर कभी भी वह बराबर भागों में नहीं बटेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि वे शीर्ष लंब, ध्यान दीजिएगा, वे शीर्ष लंब जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हों और सामने वाली भुजा को बराबर भी बांटते हों, उन्हीं को आप माध्यिका कह सकते हैं। नहीं तो आप सभी शीर्ष लंबों को माध्यिका नहीं कह सकते हैं। आप अपने दिलो दिमाग से ऐसी गलत धारणा को निकाल के फेंक दीजिएगा। फेंक दिए ना? अब समझ गए बातों को? देखिए, तो ऐसी छोटी छोटी बातों में ही बड़ी बड़ी चीजें छिपी होती हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब यह शीर्ष लंब, अब जो क्या है कि जो बच्चे, अगर 7th 8th के बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा हो कि कहाँ का क्या चीज बता रहे हैं, तो सच में यह 7th 8th की बातें नहीं है, यह 9th 10th की बातें हैं। आपने भुजा, कोण, क्या सुनिएगा, भुजा, कोण, शीर्ष, इन 3 चीजों को 7th 8th में सीखना है। 9th में अब शीर्ष लंब और माध्यिका के बारे में बात करना था। लेकिन हम जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं यह 6th से लेकर के 10th तक, और उसके आगे यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां तक आप जबरदस्त तरीके से, जिंदाबाद तरीके से आपका काम सफल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने माध्यिका और शीर्ष लंब को भी देखा और माध्यिका और शीर्ष लंब के बीच अंतर को भी आपने समझने का प्रयास किया। अब मेरे वीडियो को देखते हुए आप माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर है क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा। एक होमवर्क के रूप में हम आपको देते हैं कि माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर है, लिख करिएगा।
ठीक है, लिख के आप लोग कल आइएगा। जो लोग यहाँ पे मेरे पास क्लास में आएंगे मैं क्लास में चेक करूंगा, और जो लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लिख के खुद से भी समझने की कोशिश करिएगा। अगला वीडियो बनेगा तो हम उसमें, अगर आप नहीं बना सके तो हम उसमें माध्यिका और शीर्षलंब के बीच अंतर को लिखवा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई त्रिभुज की भाग। क्या हो गया? त्रिभुज के मुख्य भाग। त्रिभुज के मुख्य भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? एक मिनट घबराइए मत, हमने मुख्य भाग पूछा है, हिस्सा, उसका हिस्सा। तो त्रिभुज का मुख्य हिस्सा होगा, एक होगा भुजा, दूसरा होगा कोण, और तीसरा होगा शीर्ष। 3 बस ये मुख्य हिस्से हो गए। अब विशेष हिस्से हो जाएंगे शीर्षलंब, माध्यिका, लंब केंद्र, शीर्ष केंद्र वगैरह 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 जो भी आपने देखा है। अब इसमें कुछ अगर छूटा फूटा होगा तो फिर जब क्लास चलती रहेगी तो कुछ उसमें आएगा तो हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? त्रिभुज के प्रकार। ज्यादा नहीं ना हो रहा है? कंट्रोल से बाहर नहीं ना हो रहा है? कितना मिनट का वीडियो हो गया? 41 मिनट का। चलिए 10-20 मिनट और देखते हैं, उसके बाद टाइम लगेगा भाइयों। देखिए, अच्छी काम करने में टाइम लगता है, अच्छा काम करने में टाइम लगता है। झोपड़ी बनाने में 2-4 दिन लगते हैं, महल बनाने में जो है 2-4 साल लगता है। याद है बात नहीं? चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रकार। अब मुझे आशा है कि सबको समझ में आएगा, क्योंकि वो जो मतलब थोड़ा सा शीर्षलंब माध्यिका वाला थोड़ा ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब ज्यादा नहीं होगा। तो त्रिभुज के 2 आधार होते हैं। कितने होते हैं? 2 आधार, जिसके आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया है? वर्गीकृत मतलब उसको बांटा गया है, त्रिभुज को बांटा गया है। और उन सभी पॉइंटों को हम पूरे विश्लेषण के साथ, पूरी विशेषता के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, आपको तनिक भी नहीं घबराना है, सिर्फ मेहनत करना है। त्रिभुज, तो सबसे पहला आधार इसका होता है भुजा का आधार। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला समबाहु, सबको पता होगा ये? ठीक है, अब जैसा इसका नाम है वैसे इसके काम है। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समद्विबाहु जिसके 2 भुजाएं क्या हो? विषमबाहु जिसके 3 भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर नहीं हो। ठीक है, इतना बात आ गया समझ में। अब फिर समबाहु की बीच हम चर्चा कर लेते हैं। बोल के कर दे के लिख दे। इसकी अब विशेषताएं होती हैं, इसके गुण होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं हैं कि इसकी 3 भुजा मतलब भुजा होती है, और जब 3 भुजा होती है तो तीनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। और जब तीनों भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होंगे। इसलिए समबाहु के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो क्या कहिएगा? यदि आपसे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, तो क्या कहिएगा? हाँ, बस समझ गए ना बातों को। अब उसी प्रकार समद्विबाहु में आते हैं। तो जिस प्रकार समबाहु के 3 भुजाएं बराबर थी तो उसके 3 कोण आपस में बराबर हो गए थे। तो थोड़ा फिगर से समझते हैं इसको, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यह समबाहु त्रिभुज था, तो ये 3 भुजाएं आपस में बराबर, तो ये 3 कोण आपस में बराबर। ठीक है, उसी प्रकार जब समद्विबाहु की बात की जाएगी, तो कोई 2 भुजा इसके बराबर होंगे। यह बराबर हो सकता है इसके, या नहीं तो यह बराबर हो सकता है इसके, या नहीं तो यह बराबर हो सकता है इसके। समझ रहे बात? मतलब कोई भी 2 भुजा जो आपस में बराबर होगी। तो जो 2 भुजा आपस में बराबर होगी उसके सामने वाले 2 कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। सामने वाले, जिसको सम्मुख कोण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कौन वाले? सामने वाले। क्या?
तो इस भुजा के सामने कौन है? यह है। और इस भुजा के सामने कौन है? तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर विषम बाहु की बात की जाएगी तो विषम बाहु में कोई भी कोण किसी कोण के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी भुजाएं ही बराबर नहीं है। तो जब भुजाएं ही बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोण भुजाओं के माध्यम से ही बनता है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। भुजा किसके, कोण किसके माध्यम से बनता है? भुजाओं के माध्यम से ही कोण बनता है। किसी को दिक्कत नहीं? समझ रहे हैं बातों को? तो अब इसका दो कोण आपस में बराबर होगा, इसमें कोई भी कोण बराबर नहीं होंगे। समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर के सूत्र पे निकलेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग सिद्ध करके देख लेंगे किसी वीडियोज में कि कैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। फिलहाल आप समझ सकते हैं। और क्षेत्रफल और परिमाप जो होती है, क्षेत्रफल और परिमाप जो होती है वह सभी भुजाओं के द्वारा घेरी गई आकृति क्या कहलाती है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? सभी भुजाओं के द्वारा घेरी गई आकृति क्या कहलाती है? क्षेत्रफल। और परिमाप क्या कहलाता है? बाहरी सीमाओं को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। याद रहेगा, कई बार बात हुआ था। हालांकि यहाँ पर ज्यामितीय त्रिभुज को पढ़ाने के लिए हम खड़े हुए हैं, लेकिन जब इसमें बात आ जा रही है तो छोड़ के क्यों चले हम लोग भाई? हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, सबको साथ में लेके चलने वाले हैं। त्रिभुज जो है ज्यामिति की पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें क्षेत्रमिति को भी इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि आपको बातें समझ में आती रहे। ज्यादा भले ही होगा लेकिन जबरदस्त होगा। समझ गए? तो इस तरीके से त्रिभुज की क्वालिटियां होंगी। फिर त्रिभुज के सूत्र हो गए। समबाहु त्रिभुज के अलग सूत्र होते हैं, समद्विबाहु के अलग होते हैं, और क्या है। तो अब हम लोग भुजा का बात कर लिए, अब हम लोग कोण की बात करेंगे। क्या हो गया? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। सब कुछ समझ रहा है इतना? ठीक है। तो पहला प्रकार इसका होगा समकोण। क्या होगा? दूसरा होगा फिर तीसरा होगा ठीक है भाइयों। तो समकोण में वह त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम क्या हो? 90 डिग्री क्या हो? क्या कहलाता है? समकोण। अब जाहिर सी बात है कि जब एक कोण 90 का होगा तो अन्य दो कोण मिलके 90 होंगे। तो जब अन्य दो कोण मिलके 90 होंगे तो यह कभी भी अधिक नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर न्यून कोण ही बनेगा। क्या बनेगा? अन्य जो दो कोण होंगे वह न्यून कोण ही बनेगा। किसी को दिक्कत? न्यून कोण का मतलब हुआ कि जब एक कोण क्या हो, मतलब न्यून हो। न्यून कोण के विषय में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। 0 से इसी दिन के लिए हमने न्यून कोण पहले आपको पढ़ा दिया है कि आप जब न्यून कोण त्रिभुज समझने जाइए तो आपको न्यून कोण में झमेला ना पैदा हो। इसीलिए बेसिस मेरी बहुत मजबूत है। ठीक है, यदि आपने बेसिस को लिया है तो, और यदि आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं या नहीं समझे हैं तो अभी भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो न्यून कोण अर्थात वह त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो कि 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाएगा। तो न्यून कोण की यह खासियत है कि इसके तीनों कोण जो क्या होंगे, यह तीनों कोण जो है न्यून होंगे, तभी वह न्यून होगा। अगर एक कोण इसमें अधिक हो गया तो अधिक कोण भी हो सकता है। अब इस त्रिभुज को आप न्यून नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक समकोण मौजूद है। समझ रहे हैं? अब यहाँ वही वाली सवाल बन जाएगी कि समकोण में न्यून होता है कि नहीं, तो क्या कहना पड़ेगा? हाँ, लेकिन न्यून में समकोण होता है कि नहीं? नहीं। न्यून में अधिक कोण होता है कि नहीं? नहीं।
तो यहाँ कंटेंट समझ रहे हैं आप। इसके ऊपर जो पेचीदी पेचीदी सवाल बनाई जाएगी उसके लिए तो आपका किताब है और उसके लिए हम लोग हैं। अभी आप सिर्फ समझिए, समझ रहे बातों को। अब आप उसका बेस जो है उसको समझिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, अब तब उन चीजों के आधार पर सवाल की प्रैक्टिस अलग होगी और होती है क्लास में, समझ रहे हैं। उन चीजों में इन चीजों को मिला के दाल भात मत करिए, नहीं तो दाल भात हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं बातों को। तो न्यून कोण हो गया, तो सभी न्यून कोण जो होते हैं वो अधिक कोण नहीं हो सकते और समकोण नहीं हो सकते, लेकिन समकोण में न्यून कोण हो सकता है, समकोण में न्यून हो सकता है। और फिर अधिक कोण जो त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक का होगा और अन्य दोनों कोण क्या होंगे, न्यून होंगे, अर्थात अधिक कोण में समकोण नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रचना वगैरह के माध्यम से अगर उसकी रचना की जाए तो उसमें समकोण खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इतना डीपली जाने की गरज नहीं है। मैं मतलब आशा रखता हूं कि आप इतने क्लास को आज समझिएगा। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा मैं एक बार रिवीजन कर देना चाहता हूं। आप उन चीज़ों का परिभाषा और उन चीज़ों का शाब्दिक रूप और उन चीज़ों का चित्रात्मक रूप बना करके और उसको अपने दिमाग में बैठा करके लाने की कोशिश करिएगा। और आपकी कॉपी चेक की जाएगी कि कौन कितना खूबसूरत नोट्स बना पा रहा है। कॉपी भी चेक की जाएगी और आपके ब्रेन टेस्ट भी किए जाएंगे। कल इसके ऊपर जितना हमने पढ़ाया है इसके ऊपर 2-4 सवाल पहले कर लेंगे हम, उसके बाद फिर से दूसरा वीडियोज बनाया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज के मुख्य भाग पढ़े, त्रिभुज के विशेष भाग पढ़े, त्रिभुज के मतलब माध्यिका और शीर्षलंब के बीच अंतर को पढ़े, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार पढ़े और कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप खुद से समकोण त्रिभुज का फार्मूला, समकोण त्रिभुज का परिभाषा, समकोण त्रिभुज का परिमाप यदि बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हमको यहाँ दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे आशा है कि आप बना सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा यह पॉइंट नहीं है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो ठीक है। और कल जो हमारी वीडियोज बनेगी वह त्रिभुज की अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग के विषय में बात होगी। अभ्यंतर भाग के कितने मतलब कोण होते हैं, बहिर्भाग में कितने कोण होते हैं, अभ्यंतर भाग और बहिर्भागों के बीच के कोणों के बीच संबंध क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री कैसे होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधारगुण शीर्षलंब के होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब √3/4 गुने भुजा स्क्वायर की होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में क्या खासियत है, सर्वांगसम त्रिभुज में क्या खासियत है, फिर समरूप त्रिभुज में के माध्यम से थेल्स प्रमेय के माध्यम से जो है मतलब कुछ गणित उड़ित की बातें, उसका विलोम हो गया। मतलब यह कि अभी भी त्रिभुज का बहुत सारा एपिसोड बाकी है। आप यह कदापि ना समझें कि आपका त्रिभुज पूरा हो चुका, ठीक है। और इतना भी अभी बहुत कुछ है। अभी तो मैं सिर्फ त्रिभुज के बारे में बताऊं क्या क्या बताना है तो अभी आधा घंटा लगेगा, तो फिर अब उस चीज का विश्लेषण करूं तो कितना देर लगेगा भाई, सोचिए। चलिए, समय सीमा को देखते हुए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे क्लास में किसी दूसरे तौर तरीके से। और मैं आशा रखूंगा कि आप मतलब मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत करिए, अपने अपने माता पिता की शान शौकत को बरकरार रखिए और क्या करिए कि उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखिए। और क्या है कि मतलब अपने माँ के जो दुख दर्द या अपने पिता के दुख दर्द को दूर करके उनको सुख की लहर में दौड़ाने की कोशिश करिए। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ मतलब आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है।